Good morning, students. Good morning, ma'am. So let's start our chapter number 14, that is sources of energy. So energy क्या होती है? आप इसको मुझे बताएगा. What do you mean by energy? The power for doing work. It is the power we use to do work. Energy क्या होती है? Power to do work. और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है. बहुत सारी एनर्जी देखी ना आपने, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मस्कुलर, काइनेटिक, पोटेंशियल. एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी एनर्जी किस चीज से रिलेट करके पढ़ रहे हो या जान रहे हो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. In class 9, we learned that total energy during a physical or chemical process is conserved. हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जितनी भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो भी होती है, जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो वो कंजर्व्ड रहती है, वो हमेशा बनी रहती है, उसको खत्म नहीं कर सकते, ना ही उसको बनाया जा सकता है. ठीक है. Do we hear so much about the energy crisis? तो क्या हमने एनर्जी की क्राइसिस के बारे में बहुत सारा नहीं सुना हुआ? है ना. इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कैसे करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कैसे चेंज करते हैं, मस्कुलर को मैकेनिकल में कैसे चेंज होता है. तो ये सब पढ़ने क्राइसिस है ये कुछ. इफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्या है, नहीं तो बनाई जा सकती और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता. वी शुड प्लीज बी कंसंट्रेटेड ऑन इट. ठीक है. वी शुड हैव नो वरीज, हमें कोई भी वरीज नहीं होगी, हमें भी कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए. We should be able to perform endless activities without thinking about energy resources. हमें क्या करना चाहिए? हमें able होना चाहिए to perform endless activities. हम बहुत सारी activities को कर सकते हैं without इनकी जो energy की resources को सोचे बिना. हम कभी सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो क्या उसमें ये energy है या नहीं सोचते ना. हमें पता होता है already कि हम ये काम कर सकते हैं. हम energy का हम सोचते हैं, हमको भी सोचते हैं कि पूरा दिन हम बाहर रहेंगे, हमारी बहुत सारी energy लग जानी है, तो क्या हम अपनी बैटरी रिचार्ज करके चलते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए आज पूरा दिन, हमें एनर्जी चाहिए. नहीं होता ना ऐसा, हमें पता ही नहीं होता इसके बारे में. दिस riddle can be solved if we recall what else we learned about energy. इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि हम अगर एनर्जी के बारे में जान लें कि किस किस प्रकार की एनर्जी होती है, कहाँ उसको यूज करते हैं, क्या है उसके रिसोर्सेज है. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. एनर्जी क्या है, अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती है और इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो, एनर्जी को ना तो बना सकते और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में. ये लॉ भी है. ठीक है. ये कौन सा लॉ है? आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लॉ कंजर्वेशन. This law states that energy cannot be created or be destroyed. It can only be transferred, changed to from one form to another. This law states that energy can neither Energy can neither be created nor be destroyed. It can only change into one. It can only be changed. ये ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते. ठीक है. It can only change from one form to another form of energy. हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आगे देखो, फॉर एग्जांपल इफ वी ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम ए हाइट, अगर हम किसी प्लेट को एक हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
साउंड एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो कोई भी चीज रेस्ट में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पहले बता चुके हो। काइनेटिक एनर्जी तो होगी किसी भी वस्तु में वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से होती है ना। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रेस्ट पोजीशन, ठीक है, स्टैटिक पोजीशन, वो आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपने सपोज करो कोई भी प्लेट ली, उसको आपने ऊपर से हाथ में ले रखा था पहले, उसको आपने गिरा दिया, एकदम से साउंड आएगी, वो साउंड भी क्या है, एनर्जी का है ना, टाइप है ना, एक प्रकार है ना एक एनर्जी का। तो हमने उस टाइम जो प्लेट हमारे हाथ में थी उस टाइम उसमें एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, तब हमने उसको छोड़ दिया नीचे तो वो गिर गई और उसने आवाज निकाली और वो आवाज कौन सी थी, साउंड एनर्जी थी। यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही थी, साउंड एनर्जी के अंदर। If we light a candle, अगर हम एक कैंडल को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, the process is highly exothermic। तो जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया जो होगी एक्सोथर्मिक होगी। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के एक चैप्टर में हमने पढ़ाया था ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, एक्सो यानी कि बाहर की तरफ निकल रही होगी, जहाँ पर हीट क्या हो रही होगी, एक्सर्ट हो रही होगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से। हाँ, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप एक कैंडल को जलाते हैं तो प्रोसेस जो है काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि वहाँ से हीट ज्यादा निकलती है। जब भी मोमबत्ती को जलाओगे हीट निकलेगी वहाँ से, एक्सोथर्मिक होती है। So that the chemical energy in the wax is converted to the heat energy and light energy on burning। तो इसका मतलब क्या है, जो केमिकल एनर्जी थी उस वैक्स में, उस मोम में, वो आप कन्वर्ट हो गई आपकी लाइट एनर्जी के अंदर। एक कोई ना कोई एनर्जी उसके अंदर, हर किसी वस्तु के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। आप उसको पोटेंशियल कहो, काइनेटिक कहो, स्टैटिक कहो, कोई भी एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है। अब मोमबत्ती जो है रेस्ट में, उस वैक्स को हमने जलाया नहीं था जब तक, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी थी ना। कंजर्वेशन का मतलब यही है कि हर कोई वस्तु, हर कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एनर्जी रखता है खुद की, ठीक है। तो हमने उस कैंडल को जब जलाया तो वो क्या होगी, वैक्स जो है उसकी किसमें चेंज होगी, हीट एनर्जी में चेंज होगी। जब अब उस वैक्स में जो एनर्जी थी अब वो चेंज होगी आपकी हीट एनर्जी के अंदर। समझ आ रहा है अभी आपको? What other products are obtained when we burn a candle? तो कौन से और जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे जब भी हम एक कैंडल को जलाएंगे? आप मुझे बताओ, जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, मान लो हमने एक कैंडल उठाई, उसको हमने जलाना स्टार्ट किया, तो उसकी विक को हम जलाएंगे, उसकी बत्ती जो ऊपर होती है उसको जलाएंगे, तो कौन कौन से एनर्जी चेंज हो रही होगी वहाँ पर? कोई एनर्जी ऐसे बता सकते हो कि जो आपको दिखाई दे रही है या सपोज कर पा रहे हो कि हाँ ये एनर्जी वहाँ पर होगी? Any answer? Raise your hand. Tanisha? Okay. The total energy during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider the burning candle again, can we somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax? ये कहना चाह रहा है आपको कि देखो, तो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, जो भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस हो रही है उसके दौरान, जो भी प्रोसेस हो रही है उसके दौरान जो जितने भी एनर्जी थी रिमेन्स द सेम, वो हमेशा सेम ही रहेगी। एनर्जी की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ उसका टाइप चेंज होगा। पहले वो पोटेंशियल में थी तो अब वो उसमें एक्सोथर्मिक आगे थर्म उसने प्रोड्यूस किया तो वहाँ पर वो हीट एनर्जी में चेंज होगी। एनर्जी का अमाउंट सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो सिर्फ उसने अपने टाइप को चेंज कर लिया, एनर्जी की फॉर्म को उसने चेंज कर लिया, ठीक है। और अगेन अगर आपने किसी बर्निंग कैंडल को, अगर वो ठंडी हो जाती है उस टाइम पे वैक्स, तो आप दोबारा से क्या, उससे आप दोबारा से कैंडल बना पाओगे ना? तो उसको दोबारा से कैंडल बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी ना। अब कैंडल हम घर में तो बनाते नहीं है, कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई एनर्जी को यूज किया जा रहा है। पहले मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है, दैट मीन कि वहाँ पर फिजिकल एनर्जी यूज हो रही है, केमिकल भी हो रही है, राइट। तो देखो यही बताया गया है, इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। तो दोबारा से हम उसको हीट करके उस वैक्स को क्या इकट्ठा रखते हैं, उसमें
3 माइनस करके, दैट मीन कि यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस आपने वाटर लेना है, टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का, और वो 100 ml आपने वाटर लेना है, एंड लीव इट इन ए रूम वेयर द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और आपने एक ऐसे रूम में उसको छोड़ देना है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, दैट मीन कि 25 डिग्री सेल्सियस है। अब पहले जो आपने टेम्परेचर लिया तो 75 डिग्री सेल्सियस आपने वाटर लिया, वो वाटर होगा ना वो, उसको आपने लिया, उसको आपने एक ऐसे रूम में छोड़ दिया, जैसे अभी ये 25 डिग्री सेल्सियस के एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर मिल रहा है, वहाँ पर आपने उसको लीव कर दिया। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, क्या वो एनवायरनमेंट को गर्म कर देगा या वाटर ठंडा हो जाएगा? वाटर ठंडा हो जाएगा, राइट? ऐसे ही हुआ ना। If is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once it was cooled down? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हीट वाटर से निकल के एनवायरनमेंट में गई है, क्या आप उस हीट को दोबारा से कलेक्ट कर सकते हो और दोबारा से कलेक्ट करके उस वाटर को वार्म कर सकते हो? एक प्रोसेस, लंबी प्रोसेस चलेगी ना, इसके लिए किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, क्योंकि हम अगर उस एनर्जी को हम कंजर्व कर लें और फिर उसको दोबारा से हीटिंग के लिए यूज करें, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इन एनी एग्जांपल दैट वी कंसीडर, तो किसी भी एग्जांपल, अब हमने दो एग्जांपल लिए हैं, प्लेट वाला लिया था, हमने एक वाटर वाला लिया है, तो दोनों ही एग्जांपल में वी विल सी दैट एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म। तो इनमें हमने देखा कि कोई भी जो एनर्जी है, कोई भी वस्तु की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन उसको हमने वेस्ट कर दिया किसी भी। अब जो हमारी प्लेट थी वो एक पोटेंशियल एनर्जी रख रही थी, लेकिन जैसे हमने उसको नीचे छोड़ा तो वो वेस्ट हो गई ना वहाँ पर, क्योंकि वो टूटी हुई प्लेट अब किसी के काम की नहीं है ना, नहीं है, वो वेस्ट में जाएगी। ऐसे ही जो हमने टेम्परेचर वार्म था वाटर, हमने उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जहाँ का टेम्परेचर जो है बिलो था, 25 डिग्री सेल्सियस था, तो अब क्या हो रहा है, वो जो टेम्परेचर उसके एनवायरनमेंट में गया है वाटर से, वो भी क्या हो गया, वेस्ट गया। वेस्ट क्या ना, उसका कोई यूज नहीं है, तो ये बताया गया। हंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी की यूज, तो इसीलिए कोई भी एनर्जी का सोर्स जो हम यूज करते हैं टू डू वर्क, का किसी भी कार्य को करने के लिए, इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, उसको कंज्यूम करना होता है, कंज्यूम हो गया है तो पूरी तरह से यूज हो गया, उसको दोबारा से बनाया या यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स जो हमने यूज कर लिया है, जिसको हमने पूरी तरह से, जैसे हमने पोटेंशियल वाला उसको तोड़ के नीचे डाल के ना टूट गया है, अब दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। ये बोला गया कि उस एनर्जी, जो साउंड एनर्जी अब निकली है, वो साउंड एनर्जी चली गई ना उस मूवमेंट पे, अब दोबारा से वो साउंड एनर्जी हम ऐसे तो नहीं उठा करके नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो किसी भी एनर्जी को हम अगर एक बार यूज कर लेते हैं तो वो क्या है, उसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पैराग्राफ टुडे। शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक आल्सो? Yes, yes, ma'am. व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा जो है एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, आप बता सकते हैं कौन सा सोर्स जो है सबसे अच्छा है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर लाइफ इज सन एनर्जी, सन। ठीक है, सनलाइट जो होती है, सन जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये यूनिवर्सल है बेटे, हर जगह जो भी एनर्जी आती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सन से होती है। व्हाट कैन दैट बी कंसीडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो देखो अब हमने जान लिया कि एक बार जिस एनर्जी का यूज कर लेते हैं, उसको यूज करने के बाद दोबारा से उसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो देखते हैं, वी इन आवर डेली लाइफ, तो हम अपनी दैनिक की जो हमारी लाइफ है, जीवन है, उसमें क्या देखते हैं, यूज एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क, तो हम अलग अलग एनर्जी को यूज करते हैं अपने अलग अलग कार्य को करने के लिए। वी यूज डीजल टू रन आवर ट्रेन्स, हम डीजल को यूज करते हैं अपनी ट्रेन्स को चलाने के लिए। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं जो हमारे घरों में जो लैम्प लगी होती है उनको जलाने के लिए करते हैं एनर्जी को यूज। कौन सी एनर्जी है वो? इलेक्ट्रिकल। कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे के साथ में। और वी यूज, और हम यूज करते हैं एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल, या फिर जब हम मान लो अगर आप स्कूल आ रहे हो, साइकिल से आ रहे हो, तो जो आप एनर्जी यूज करते हुए आ रहे हो घर से स्कूल तक, तो आप कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हो? मसल्स, आपके मसल
बता सकते हो? जैसे कि चलते हुए टाइम में जैसे कि उठे, आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब ऑन किया, या वहां पर आपने कौन सी एनर्जी यूज की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? मुंह हाथ धोने, ब्रश करने, तो वहां पर भी उस बॉटल में जो उस टाइम के अंदर है, उस टाइम उसमें भी कोई ना कोई एनर्जी है ना, वो कौन सी एनर्जी होगी? कौन सी होगी भाई? वाटर के अंदर स्टैटिक होगी ना, उस टाइम पोटेंशियल में है, वो अभी रेस्ट में है वो वाटर, फिर उसको तुम यूज कर रहे हो तो वो हाइड्रो एनर्जी बोला जा सकता है उसको, जब तुम वाटर को यूज कर रहे हो तो उस वाटर के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है? हाइड्रो एनर्जी है, उसका आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद आपने क्या यूज किया? उसके बाद आपने खाना खाया, रेडी होने के बाद है ना, आपने खाना खाया, खाना खाते वक्त आपने कौन सी एनर्जी को यूज किया? तो अपनी मस्कुलर एनर्जी को यूज किया। दूसरा आपने केमिकल एनर्जी को यूज किया, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट खा रहे हो, आपने पढ़ा डाइजेशन में क्या होता है, वो केमिकली कुछ एंजाइम्स मिलकर के इसको फूड को हमारे तोड़ देते हैं, वहाँ पे जो डाइजेशन होता है वहाँ पे कौन सी एनर्जी हो रही है? केमिकल एनर्जी वर्क कर रही है, साथ में फिजिकल एनर्जी, मतलब बहुत सारी एनर्जी जो है एक टाइम पर एक साथ में वर्क कर रही होती है, ठीक है? तो आप चार एनर्जी का आसानी से नाम बता सकते हो ना कि कौन कौन सी एनर्जी आपने यूज की है सुबह उठने से स्कूल आने तक, ठीक है? कैन वी कॉल दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो क्या हम इन सभी एनर्जी को सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं बोला जा सकता है? इजीली बोला जा सकता है ना रवि? बोला जा सकता है। द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, जो मस्कुलर एनर्जी होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस एप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कब यूज करते हो? अलग अलग उपकरणों को जलाने के लिए या रनिंग के लिए उनके। केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग फूड, केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है फूड को कुक करने के लिए, भोजन को पकाने के लिए। और रनिंग ए व्हीकल ऑल कम फ्रॉम सम सोर्सेज, और अगर आप किसी व्हीकल को चला रहे हो तो भी कोई ना कोई एनर्जी आती है, ठीक है, किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी स्रोत से होता है ना। We need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its usable form। तो हमें ये पता होना काफी ज्यादा जरूरी है कि क्या है, किस तरह से हम जो है सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी स्रोत को, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, यूज करने के लिए। एक्टिविटी 14.2 देखिए, कंसीडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज ए फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। तो आपने कोई भी एक क्या है वेरियस ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस लेने हैं जिसमें आप एनर्जी को फ्यूल को यूज करोगे भोजन को पकाने के लिए। व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज ए गुड फ्यूल। तो जब भी आपको कोई एक गुड फ्यूल पता करना है कि अच्छा ईंधन कौन सा है, तो आप कौन से क्राइटेरिया को देखते हो कि किस तरह से आप पता लगाते हो कि एक अच्छा ईंधन क्या होता है? कौन सा होता है एक अच्छा ईंधन मनीषा? A fuel having the high calorific value, कौन सा फ्यूल होता है? एक ऐसा फ्यूल, एक ऐसा ईंधन जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। यानी दैट मीन क्या कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि आपने 1 kg कोई सब्सटेंस लिया, कोई फ्यूल लिया, उसको हीट करने पर कितनी ज्यादा अमाउंट हीट की निकलती है, कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है, ठीक है? तो उसके ऊपर डिपेंड करोगे ना, उसको उसके ऊपर अगर एक अच्छा फ्यूल अगर आप देखोगे कि एक अच्छा फ्यूल क्या है, तो वो होगा जो थोड़ी अमाउंट में यूज करे और ज्यादा हमें एनर्जी दे, ज्यादा हमें हीट दे, वो ये हमारा क्या होता है? अच्छा फ्यूल होता है। तो उसको देखकर क्या कैसे करोगे? वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ यू लाइव, अगर क्या आपकी जो है आपकी चॉइसेस जो है अलग अलग होगी अगर इन ए फॉरेस्ट, अगर आप रहते हो फॉरेस्ट के अंदर, एक जंगल के अंदर रहते हो, तो आप किसी अलग फ्यूल को यूज करोगे, राइट? ऐसे ही होगा। इन ए रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल इसलैंड, तो अगर आप किसी आइलैंड में हो या फिर माउंटेन विलेज पर, पठारी वाले विलेज में हो, किसी ऐसे गांव में जो किसी माउंटेन पर है, तो भी आप किसी अलग फ्यूल का यूज करोगे वहां पर। इन न्यू दिल्ली होगे तो भी अलग फ्यूल, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, वहां पर कौन कौन से अवेलेबिलिटी है फ्यूल की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्यूल वहां पर यूज करने वाले हो। हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस, और ये जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है इन सभी केसेस में, कि किस तरह से आप किस बेसिस पर आप फ्यूल को चूज करोगे, वो डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट पे और अवेलेबिलिटी होता है, ठीक है? So done, this was all for today's class. Our next chapter we will discuss